नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी के झूठ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम अमित शाह के 12 सेकंड के वीडियो को पूरी दुनिया में घुमाने का प्लान बना रहा है। अमित शाह की तस्वीर लगाकर नए हैशटैग को ट्रेंड करवा दिया गया। राहुल गांधी के सपोर्टर्स की पूरी टीम ने अमित शाह के कुल 91 मिनट की स्पीच को बहुत गौर से सुना और 91 मिनट में से अंबेडकर जी वाला 12 सेकंड का हिस्सा निकाला। बहुत चतुराई के साथ निकाला। और फिर इस वीडियो के ऊपर कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं को से लेकर कांग्रेस के ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं तक ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के इसी काम को प्रधानमंत्री ने नया नाम दिया है। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि एक डायनेस्टी यानी एक वंश, एक परिवार के नेतृत्व में कुछ लोग डर्टी ट्रिक्स अपना रहे हैं। निशाना सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पापों की ऐसी लिस्ट गिनाई जिसे राहुल गांधी पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या बात इतने पर खत्म हो गई? या अंबेडकर जी वाला नया चैप्टर अब खुल गया है? इस वक्त बैकफुट पर कांग्रेस है या बीजेपी? अमित शाह को सफाई क्यों देनी पड़ी? खड़गे को क्यों कहना पड़ गया सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी? 12 सेकंड के वीडियो से उठा तूफान कहां जाके थमेगा? इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग पॉलिटिकल स्टोरी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। मोदी के दुश्मनों की देश में आग लगवाने वाली बोली। क्या देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है मोदी विरोधी टोली? एंटी मोदी गैंग ने कौन सा खतरनाक प्रोग्राम शुरू किया है? हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, जुबान पर अंबेडकर अंबेडकर वाली स्क्रिप्ट। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन बाबा साहब का नाम क्यों कर रहे हैं बार बार रिपीट? अंबेडकर 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 अंबेडकर। मोदी को क्यों कहना पड़ा कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम सड़ चुका है? मोदी को यह लाइन क्यों लिखनी पड़ी? कांग्रेस अपने झूठ से अपने दुष्कर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकती। मोदी ने यह क्यों कहा? देश की जनता कांग्रेस की गंदी चाल समझ चुकी है। मोदी को क्यों कहना पड़ा? कांग्रेस के काले इतिहास की पोल खुल चुकी है, इसलिए वो नाटक कर रही है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम का नाटक भी ऐसा वैसा नहीं। संसद के बाहर हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ एंटी मोदी, एंटी अमित शाह स्क्रिप्ट। संसद के भीतर जय भीम के नारों के बीच बाबा साहब के नाम पर मोदी के खिलाफ जयराम रमेश का थम्स अप। और फिर कुटिल मुस्कान। कांग्रेस के ये थिएट्रिक्स, कांग्रेस की ये स्क्रिप्ट सब पहले से ही थी प्लान। और इस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया बुधवार सुबह सुबह। पहले संसद के बाहर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर हंगामा हुआ। फिर संसद के भीतर विपक्षी खेमे ने वही पोस्टर दिखा दिखाकर शोर मचाया, मोदी पर निशाना लगाया, शाह से इस्तीफा मांगा। खड़गे कैमरे पर आएंगे, पीछे से शक्ति सिंह गोहिल कैमरा पकड़ाएंगे, खड़गे एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे, फिर देश में आग लग जाएगी वाला टेप बजाएंगे। यह भी उसी प्लान का हिस्सा था। सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। और इसके बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम देश के कोने कोने में सड़कों पर निकल जाएगा, नफरती टेप चलाएगा। सबकी तैयारी पहले से हो रखी थी। कौन कहां जाएगा, कैसा पोस्टर दिखाएगा, मंगलवार रात ही पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली गई थी। और देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने वाले कांग्रेस के प्लान की टाइमिंग है मंगलवार रात 9:19। मंगलवार शाम 6:37 पर गृह मंत्री ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की और रात 8:08 तक अपनी स्पीच दी। यानी अमित शाह का भाषण पूरे 91 मिनट तक चला। स्पीच के दौरान मंगलवार रात 7:45 पर अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए करीब 4 मिनट तक अपनी बात रखी और कांग्रेस ने कैसे बाबा साहब का तिरस्कार किया उसका उल्लेख किया। लेकिन कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने
रात 9:19 पर अमित शाह के 4 मिनट के हिस्से को एडिट करके शुरुआत के 12 सेकंड का वीडियो वायरल कराना शुरू कर दिया। पहला पोस्ट रात 9:09 पर आया। पोस्ट करने वाली नेत्री थी सुप्रिया श्रीनेत। और इसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल और फिर देखते देखते कांग्रेस के हर नेता की टाइमलाइन पर वही एडिटेड वीडियो, वही टेक्स्ट घुमाया जाने लगा। टाइमिंग नोट कीजिए। कांग्रेस का पहला पोस्ट मंगलवार रात 9:09 पर आया, दूसरा 9:19 पर आया, फिर 9:40 पर जयराम रमेश, 9:40 पर ही पवन खेड़ा, 10:35 पर राहुल गांधी और रात 10:54 पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पोस्ट आया। यानी अमित शाह का कांग्रेस को एक्सपोज करने वाला बाबा साहब पर दिया गया बयान था 4 मिनट का, लेकिन कांग्रेस ने उसमें से सिर्फ 12 सेकंड काट छांट करके फैलाया। मोदी को, शाह को संविधान विरोधी बता बताकर एक झूठा नैरेटिव फैलाया। और ऐसा करके कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने देश को कैसे भड़काया, कैसे उकसाया, यह समझने के लिए कांग्रेस का फैलाया 12 सेकंड का एडिटेड क्लिप और शाह के असली क्लिप में 12 सेकंड से आगे का हिस्सा सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। सुन लिया आपने। अमित शाह ने जो कुछ भी कहा वो इस संदर्भ में कहा कि कांग्रेस ने कैसे बाबा साहब का अपमान किया और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया। लेकिन विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने 12 सेकंड का वीडियो काट के उसे मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। पूरा इकोसिस्टम एक साथ मोदी सरकार पर टूटा। खड़गे ने शाह का इस्तीफा मांग लिया। अखिलेश की पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कैमरे की ओर देखकर बीच संसद में शोर मचाना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव को भी अचानक बाबा साहब की याद आ गई। उन्होंने भी मोदी विरोधी स्क्रिप्ट लिख डाली। केजरीवाल ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। टीएमसी से लेकर लेफ्ट तक सबने मोदी पर हमला करने का एक नया एडिटेड तरीका ढूंढ लिया। बाबा साहब के नाम पर वोट की सियासत करने वाला, मोदी से नफरत करने वाला, देश को भड़काने वाला पूरा इकोसिस्टम एक साथ कई जगहों पर एक्टिवेट हो गया। बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। हम देश के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से उनका शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है।
दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली में हम कोने कोने में, घर घर में इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं, और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये भाजपा के मन में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति द्वेष है, संविधान के प्रति द्वेष है, इस देश के प्रति द्वेष है, वो जहर आज दिख रहा है। कांग्रेस और विपक्ष के टारगेट पर अमित शाह थे, लेकिन उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। तभी तो कांग्रेस ने अपनी पूरी टाइमलाइन पर सिर्फ और सिर्फ इसी को मुद्दा बनाया, इसी पर वीडियो बनाया। सड़क से लेकर संसद तक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि मोदी सरकार बाबा साहब की विरोधी है, संविधान विरोधी है। लेकिन कांग्रेस जो फेक नैरेटिव लेकर आई है, उसे लेकर भी वो कितनी सीरियस है, ये राज्यसभा में जयराम रमेश के इस फ्रेम से क्लियर है, जब वो विपक्ष के सांसदों को पहले थम्स अप के साथ उकसाते दिखे, फिर कैमरे पर मुस्कुराते दिखे, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं, इसे सियासी बनाया गया है। दिन भर शोर शराबे के बाद बुधवार शाम को भी कांग्रेस के नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वहां भी उन्होंने वही 11 सेकंड का एडिटेड वीडियो ही चलाया। यहां भी झूठ ही फैलाया, भ्रम ही फैलाया। 11 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, उसी संदर्भ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने तय कर लिया है, कांग्रेस के एक एक झूठ का जवाब डंके की चोट पर दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। मोदी ने बैक टू बैक 6 ट्वीट्स के जरिए कांग्रेस की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोधी सोच को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। इसी से क्लियर है कि अब की बार कांग्रेस के फैलाए झूठ पर बीजेपी डिफेंसिव नहीं, काफी ज्यादा ऑफेंसिव है। मोदी ने क्या लिखा, पढ़ लीजिए। अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र यह सोचता है कि उसके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। मोदी ने आगे लिखा, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनावों में हराना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को गौरवपूर्ण स्थान न देना। मोदी ने कहा, कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में ही हुए हैं। वो सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया। मोदी ने आगे लिखा, संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध है। यही कारण है कि वो अब नाटकबाजी कर रही है। दुख की बात है, लोग सच्चाई जानते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नॉन स्टॉप फैलाए जा रहे झूठ के बीच नरेंद्र मोदी को समझ में आ चुका है कि अब हिंदुस्तान की सियासत में अटैक ही बेस्ट पॉलिटिकल पॉलिसी है, डिफेंस कोई ऑप्शन नहीं है। तभी तो दिन भर कांग्रेस ने अपने साथियों के साथ मिलकर शोर मचाया, देश के अलग अलग हिस्सों में उत्पात मचाया। शाम होते होते खड़गे ने कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ मिलकर वही 12 सेकंड वाला एडिटेड वीडियो घुमाया। तो मोदी ने सीधे अमित शाह को मैदान में उतार डाला और अमित शाह ने दूध का दूध, पानी का पानी कर डाला। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर
रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। राहुल को सिर्फ अटैक करना आता है, लेकिन राहुल को पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव इस नई वाली बीजेपी से लड़ना नहीं आता। राहुल को लगा कि वो बाबा साहब के नाम के पीछे छिपकर मोदी और शाह को कमजोर कर देंगे, बैकफुट पर धकेल देंगे, खड़गे को आगे करके वो दलितों को भ्रमित कर देंगे। राहुल की कोशिश तो यही थी कि अभी उन्होंने यही ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं। तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। पासा पूरी तरह से पलट गया, क्योंकि उधर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से एक अटैक हुआ तो इधर पूरी सरकार एक्टिव हो गई। मोदी कैबिनेट के सारे मंत्री अग्रेसिव हो गए और सबके सब एक साथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठ पर टूट पड़े। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी को भी कहना चाहता हूं, खरगे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। जवाब तो कांग्रेस दे। कांग्रेस ने कब सम्मान दिया बाबा साहब को? लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने का पाप किया है और आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। कहती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हें सम्मान देती। मोदी सरकार का यह अग्रेशन संसद के बाहर भी दिखाई दिया, संसद के भीतर भी दिखाई दिया। बीजेपी सुपर ऑफेंसिव मोड में आ गई। अब अगर उधर से एक हमला होता है तो इधर से 4 हमले होने लगते हैं, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी समझ चुके हैं, लेफ्ट राइट सोचने से विपक्ष के फॉल्स नैरेटिव की पोल नहीं खोली जा सकती। ऐसे में अब अटैक ही
बेस्ट पॉलिसी है। सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। विपक्ष खासकर कांग्रेस बाबा साहब के नाम के पीछे छिपकर मोदी पर चाहे जितना भी शोर मचा ले, कुछ बातें नहीं छिपा सकती। ये वही कांग्रेस है जिसके सैम पित्रोदा ये तक कह चुके हैं कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ये शब्द सबसे बड़ा झूठ है, देश को संविधान नेहरू ने दिया। ये वही कांग्रेस है जो आज बाबा साहब के अपमान की बात कर रही है, लेकिन खुद जब राहुल फोटो खिंचवाते हैं तो उनके बगल में बैठे लोग बाबा साहब की तस्वीर जमीन पर रख देते हैं। बाबा साहब का सम्मान क्या होता है, ये मोदी की इन तस्वीरों में देखिए। मोदी ने जब 1986 में बीजेपी ज्वाइन की, तब उनका पहला काम ही बाबा साहब के लेगेसी को सम्मान देने का था। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये 2010 की तस्वीरें हैं, जब देश संविधान के 60 साल मना रहा था। तब मोदी ने गुजरात में भव्य आयोजन किया। पहली बार संविधान को एक हाथी पर रखकर मोदी ने संविधान गौरव यात्रा निकाली थी और उस यात्रा को खुद नरेंद्र मोदी ने पैदल चलकर लीड किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान के प्रति मोदी की निष्ठा इतनी भव्य, इतनी दिव्य थी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का नाम सिर्फ अपने सियासी हित साधने के लिए इस्तेमाल किया और फिर उन्हें भुला दिया। और अब चुनाव में मोदी से लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस एक बार फिर झूठ का सहारा लेकर वीडियो एडिटिंग करने लगी है, भ्रम फैलाने लगी है। लेकिन इस बार बीजेपी बहुत सीरियस है। जिसने अमित शाह का वीडियो काट छांट कर फैलाया, सब पर एक्शन होगा, करारा जवाब मिलेगा। अमित शाह ने ऑन कैमरा हिंट दे दिया है। इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। नहीं सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। बांग्लादेश में आज एक खबर आग की तरह फैली और हजारों वीडियो वायरल हो गए। बांग्लादेश में खबर फैलाई गई कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया है। कई हजार लड़ाके बांग्लादेश की सीमा के अंदर कब्जा जमा चुके हैं। आर्मी के बम फेंकने, दौड़ाने, शरणार्थी कैंप्स पर हमले के तमाम वीडियोस वायरल किए गए। अब इन वीडियोस की हकीकत क्या है? क्या वाकई में किसी दूसरे देश की सेना बांग्लादेश के अंदर दाखिल हो गई है? जिस आर्मी की चर्चा पूरे बांग्लादेश में हो रही है वो कौन है? कौन सी आर्मी है? इसका मकसद क्या है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। বাংলাদেশ সরকারকে আরেকটা পরামর্শ দিব, আপনারা নতুন মানচিত্র তৈরি করুন বাংলাদেশের। ওই মানচিত্রে আসাম আর ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের অংশ বলে দাবি করুন। মোদির চর্বি যা আছে সব গলে যাবে। তারা চেয়েছিল বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেলে দুর্বল থাকবে, কখনো তারা দখল করবে। এই স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হয় নাই, হবেও না। বরং বাংলাদেশের মুসলমানরা ভবিষ্যতে ত্রিপুরা, আসাম আর পশ্চিম বাংলাকে দখল করবে, বলেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে ভয় দেখাবেন না। তারা টার্গেট করেছিল দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালাদেরকে, কারণ তারা
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালারাই তাদের প্রধান বাধা। बांग्लादेश में जिहादी और जमाती लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं, ऐलान जंग कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। देश के अंदर ही अंदर जिहादियों के बीच जंग छिड़ चुकी है। अलग अलग गुट, धर्म और प्रचार के नाम पर खून खराबा कर रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ रही टेंशन भी यूनुस की नींद उड़ा रही है। सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान से टेंशन मोल लेकर बांग्लादेश पर बड़ा संकट आ गया है? क्या बांग्लादेश में रजाकार और जिहादी सिस्टम को हाईजैक करने जा रहे हैं? क्या चुनाव से पहले ही बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है? মোটা দাগে বলা যায় 2025 সালের শেষ দিক থেকে 2026 সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়। मोहम्मद यूनुस 2025 में चुनाव का ऐलान जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अभी बांग्लादेश बुरे संकट में घिरा हुआ है। मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ी टेंशन जिहादियों की अलग अलग टोलियां हैं जो अब खुलेआम एक दूसरे से भिड़ रही हैं। गाजीपुर के टोंगी में इज्तिमा मैदान पर कंट्रोल को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई। मौलाना जुबैर और तबलीगी जमात वाले मौलाना साद के समर्थक भिड़ गए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इज्तिमा मैदान पर कंट्रोल को लेकर हुई हिंसा इतनी ज्यादा भड़की कि आर्मी को मैदान में उतरना पड़ा। जमातियों की टोली बांग्लादेश के अंदर भी परेशानी बन रही है और बॉर्डर पर भी। जमातियों की हरकतों के चलते बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर टेंशन हाई है। म्यांमार में विद्रोही गुट अरकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे म्यांमार बॉर्डर पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। अरकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से जुड़े रखाइन प्रांत को लगभग कब्जे में ले लिया है। मोंगदाव जैसे इलाके इस विद्रोही गुट के कब्जे में आ चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि टेक्नॉफ कुछ इलाकों में बांग्लादेशी सेना और विद्रोहियों के बीच फायरिंग तक हुई है। म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पर विद्रोही गुट का कब्जा बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये विद्रोही गुट कभी भी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए अरकान आर्मी क्या टेंशन देगी, वो समझाएंगे। पहले अरकान आर्मी के बारे में जान लीजिए। म्यांमार में अरकान आर्मी यूएलए यानी यूनाइटेड लीग ऑफ अरकान का सैन्य संगठन है, जिसे 2009 में बनाया गया। इसका सबसे ज्यादा असर रखाइन प्रांत और उत्तरी म्यांमार में है। चीन से सटे काचिन, शान और थाईलैंड से सटे कुछ इलाकों में इसके मिलिट्री कैंप हैं। इसके पास करीब 30,000 से ज्यादा लड़ाके और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। इस संगठन का मकसद अलग देश और खुद का शासन है। विद्रोही गुट अरकान आर्मी का जिस एरिया पर कंट्रोल हो चुका है वो बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अहम है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच 270 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। म्यांमार बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर सेंट मार्टिन द्वीप है। ये आइलैंड सामरिक नजरिए से बेहद खास है। चीन और अमेरिका की नजर कई दशक से इस आयरलैंड पर टिकी है। सामरिक नजरिए से इतने अहम इलाके के आसपास विद्रोही गुटों का कब्जा ढाका पर बड़ा खतरा है। जिस इलाके पर इनका कब्जा है उससे सटे इलाकों में ही रोहिंग्या मुसलमानों के रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं और इन कैंपों पर अरकान आर्मी की टेढ़ी नजर है। विद्रोही गुट का आरोप है कि रिफ्यूजी कैंप्स में रोहिंग्या सॉलिडरिटी आर्मी, अरकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी, अरकाना रोहिंग्या आर्मी जैसे 11 आतंकी गुटों के लोग छिपे हुए हैं। इन आतंकी गुटों को अलकायदा और जमात इस्लामी सपोर्ट कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल बांग्लादेश में हिंदुओं के मर्डर, रेप और लूट के लिए किया जा रहा है। अरकान की मूवमेंट पर बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये सच है कि जमातियों ने हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो किया उसका खामियाजा उसे बॉर्डर पर भुगतना पड़ रहा है। अरकान आर्मी के मूवमेंट पर बांग्लादेश भले ही चुप है, लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पाकिस्तान में अरकान का खूब शोर हो रहा है।
जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे ही इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए हैं, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो खामखा भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो उनसे ना नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर अब म्यांमार है, अब देखें ना इंडिया और म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बिल्कुल मतलब साथ साथ है। अब बांग्लादेश को जो उनसे सबक सिखाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो बिलो द बेल्ट हरकतें करेगा ऐसी, और बैक फुट पे जाके खेलेगा। अब उन्होंने सहारा लिया म्यांमार का, और इस तरह उन्होंने हमला कर दिया बांग्लादेश पे। म्यांमार में अरकान की बढ़ती ताकत ढाका के लिए टेंशन क्यों है, वो आपको बांग्लादेश के नक्शे से समझ आ जाएगी। बांग्लादेश के 3 तरफ भारत का बॉर्डर है, कुछ इलाका म्यांमार की सीमा से सटा है, चौथी तरफ समुद्र है। बांग्लादेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ट्रेड रूट भारत और म्यांमार ही है। जिहादियों ने भारत बांग्लादेश के संबंध खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भारत बांग्लादेश के बीच कुल ट्रेड 12.91 बिलियन डॉलर का हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 11.06 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि 1.84 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। बांग्लादेश भारत से दवाएं, कॉटन, चीनी, गेहूं, मसाले, चावल, सब्जियां, तेल खरीदता है। भारत से टेंशन के बाद बांग्लादेश में जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ गई है। तेल, सब्जी, चावल के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। इस संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश ने बिजनेस के नए दरवाजे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और म्यांमार से सामान की खरीद फिर से शुरू कर दी गई। पाकिस्तान से हाल ही में चीनी की बड़ी खेप बांग्लादेश पहुंची है। विस्फोटक और हथियार की डील भी पाकिस्तान से हो चुकी है। भारत से बड़ी टेंशन के बाद बांग्लादेश ने म्यांमार से चावल मंगाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को ठीक रेट पर खाना खिलाया जा सके। लेकिन म्यांमार बॉर्डर पर विद्रोहियों का कब्जा ज्यादा दिन रहा तो वहां से भी माल आना बंद हो सकता है। बांग्लादेश में इलेक्शन अभी दूर की कौड़ी है। कम से कम अगले चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बाजारों में राशन खत्म हो गया है। खाने का सामान सप्लाई न होने की वजह से आटा, तेल, चावल, सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। लोगों को दोगुनी कीमत देनी पड़ रही है। तख्ता पलट के वक्त कट्टरपंथियों ने खूब तांडव मचाया था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जला दी थी, जिसके बाद से बांग्लादेश का बिजनेस ठप पड़ा है, पटरी पर नहीं लौट सका है। नौबत दूसरे मुल्कों से मदद मांगने की आ गई है। बांग्लादेश पर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज है। कर्ज की किश्त चुकाने और खर्च के लिए उसे 8 बिलियन डॉलर की जरूरत है। 3 बिलियन डॉलर तो कर्ज की किश्त चुकानी है और बाकी रकम से खाने का इंतजाम करना होगा। इसके लिए यूनिस सरकार ने IMF, वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी है। हसीना सरकार के वक्त खुशहाल बांग्लादेश को आज कर्ज मांगना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ के जमाती और जिहादी ही है, जो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश की नैया डुबोने पर उतारू है।